साल की हो रही सरकार, सरोकार का रखा ख्याल या साल बेकार, सत्ता ने किया बधाई का बंदोबस्त, विपक्ष ने किया खिंचाई का इंतजाम, आमने सामने। नमस्कार, स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। सियासत में 13 दिसंबर के दो मायने निकलते हैं। बीजेपी इस दिन को उपलब्धियों का दिन मान रही है, तो कांग्रेस इसे काला साल बताने जा रही है। यानी सियासत की दो बिंदु सूबे में एक ही दिन आमने सामने आ रहे हैं। अब सवाल है कि 13 दिसंबर को क्या हुआ था और इस दिन का स्वागत कैसे किया जाए। बिग बुलेटिन में बात इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। 13 दिसंबर 2013 राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन। ये वो तारीख है जब सूबे की सत्ता बदल गई। ये वो तारीख है जब जनतंत्र ने अपने भविष्य को बेहतर बनाने की नींव रखी थी। और ये वही तारीख है जब सरकारी जिम्मेदारियों का काउंटडाउन शुरू हो गया था। तो सवाल है कि तब से अब तक हम कितने कामयाब हुए। 13 तारीख को पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पीसीसी, हम सब लोग पिछले एक साल की सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, जो वादा खिलाफी है, जो सरकार की खामियां हैं, उसको उजागर करने का काम करेंगे। जनता के आक्रोश को सड़कों पर प्रदर्शित करेंगे। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने निश्चित किया है 12 बजे 33 जिलों के अंदर हर जिला मुख्यालय पर हम इस कार्रवाई को करेंगे। कांग्रेस के लिए यह तारीख किसी काले दिन से कम नहीं है, क्योंकि इसी दिन उनकी ख्वाहिशों के ताज पर कोई और बैठ गया था। लिहाजा उन्होंने इस दिन को न सिर्फ काला दिन, न सिर्फ काला महीना, बल्कि पूरे साल को काला यानी ब्लैक ईयर मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस को जो रोल अदा करने के लिए सरकार वो जनता ने तय किया है, उनको वो रोल अदा करना चाहिए। अब वो काला दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या करेंगे? वो क्या हमारी प्रशंसा करेंगे? वो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं और उनको काला दिवस ही मनाना चाहिए। कांग्रेस के पास फिलहाल काम नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिनके पास काम है, क्या उनके पास दिखाने के लिए भी कुछ है? देखो, कांग्रेसियों को तो एक ही काम बच गया कि विरोध करना। उनको भी ये चाहिए था कि सरकार ने एक साल पूरा किया है, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए। रही बात, दूसरी बात, प्रदेश की जनता ने सारे चुनाव उनको कांग्रेस को हरा दिया, इसलिए उनका तो ये एक ही काम है कि ठाले फ्री, बिल्कुल ठाले बैठे हुए हैं। एक तरफ खिंचाई की तैयारी है तो दूसरी तरफ वाहवाही लूटने की होड़ मची है। लेकिन इस बीच ये सवाल फंसा हुआ है कि 13 तारीख क्या कहती है। विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो बिग रिपोर्ट में आपने सुना कि 13 तारीख आखिर क्या कहती है, इस तारीख क्या क्या मायने हैं। बीजेपी के लिए अपने मायने हैं, कांग्रेस के लिए इसके अलग मायने निकालने की तैयारी चल रही है। यानी आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस हैं। इस मसले पर डिबेट में आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएं कि डिबेट में आज हमारे साथ कौन कौन शामिल है। हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं बालेंदु सिंह जी, आप कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बालेंदु जी। सुमन शर्मा जी, आप बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री, बहुत स्वागत आपका भी सर। इस डिबेट में आगे बढ़े, चलिए बधाई दूं पहले सुमन जी, या जिस तरीके की चुनौतियां कांग्रेस पेश कर रही है उसको लेकर आपसे सवाल करूं, आप कितने तैयार हैं? मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग बधाई दें। ये हमारे चूंकि 1 वर्ष हम पूरा कर रहे हैं, तो आगे के लिए शुभकामना भी दें। बाकी 4 वर्ष बचा हुआ है उसके लिए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि 1 वर्ष सरकार के काम के आकलन का पूरा सही आकलन करने का ये पूरा टाइम नहीं, कम से कम 50% तो काम का समय हमें मिलता तो हम अपना आपको बता दें। लेकिन फिर भी 1 वर्ष का हम पे आरोप लगा रहे हैं हमारे कांग्रेस के परम मित्र लोग, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि 1 वर्ष में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए रहा है, इतिहास में भी ये वर्ष हमारे नाम लिखा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष को राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित किया। उनका प्यार और स्नेह हम लोग को उमड़ घुमड़ के मिला, उसके प्रति हम लोग सदैव उनके आभारी रहेंगे। उनको जो 1 वर्ष में काम करना चाहिए था उन्होंने किया। राजस्थान की जनता को आभार प्रकट करना
हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन अब हमारे करने की बारी है, इसीलिए 13 तारीख के जो जश्न कार्यक्रम और इसके कई नाम निकाल रहे हैं हमारे मित्र लोग, तो मैं बताना चाहूंगी कि वो सरकार ही मादा रखती है अपने कार्यक्रम को जनता के बीच में ले जाके संवाद स्थापित करने के माध्यम से एक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुति करने का, जो काम करती है या काम करने का मादा रखती है। हमने इसीलिए इस 13 तारीख को चुना क्योंकि पूरे वर्ष हमारी मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता और हम फील्ड में ही रहे। तो ये था कि एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच प्रस्तुत करें कि हमने एक साल में क्या किया, आगामी 4 साल हमारा कैसा रहेगा। ये रिपोर्ट उस पर भी बात करेंगे। सुमन शर्मा जी उस पर भी आगे आएंगे। बालंदु जी आपके पास आऊंगा। सुमन जी कह रही हैं कि आप लोग इतने परम मित्र हैं बीजेपी के, और इसके बाद आप लोग इतने बड़े जश्न की तैयारी को फर्स्ट ब्लैक ईयर के तौर पर क्यों भला ऐसा? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी अपने 1 साल के इस कार्यकाल का जश्न क्यों मना रही है। जश्न मनाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। राजस्थान की जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पहुंचाया, इनकी सत्ता है आज। इन्होंने पिछले 1 साल में ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसा किस गुणगान को ये लोग गाना चाहते हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। राजस्थान की विधानसभा हो चाहे और कोई प्लेटफॉर्म हो, सब जगह सरकार विफल है। ये कांग्रेस को सिर्फ विधानसभा में संख्या बल पर विपक्ष मानती है, जबकि ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि राजस्थान की जनता जिससे इन्होंने झूठे वादे किए और ये सत्ता में आए, उन वादों में से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे नौकरियों की बात हो और कोई मुद्दा ले लें आप, जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, वो बिल्कुल चरमरा गई है। और प्रतिदिन आप कोई भी अखबार उठा लें, हत्याएं, बलात्कार, लूट, आए दिन का ये राजस्थान में आम हो गया। जो राजस्थान एक शांति का प्रदेश माना जाता था, उस राजस्थान में इस तरीके से क्राइम बढ़ गया है पिछले 1 साल में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बड़ी ताज्जुब होती है इस बात को देख करके भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर इसे एक समारोह के रूप में मना रही है, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रही है। कांग्रेस राजस्थान की जनता की आवाज बनेगी, हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और इनसे प्रश्न करेंगे कि आप किस आधार पर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। ठीक है बालंद जी, आपसे हम और बातचीत करेंगे, आगे और मसलों पर राय लेंगे। अब सीधे चलते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के पास। अमिताभ जी, ये 1 साल के मुहाने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जिस तरीके से आ खड़े हुए हैं, ऐसे में प्रदेश को आप कहां देखते हैं और इस लड़ाई को कैसे देखा जाए? देखिए, एक बात तो मैं ये बात कहूंगा बालेंदु जी से कि जो बच्चा पढ़ता है ना स्कूल में, अब उसके नंबर कम आए या ज्यादा आए, जन्मदिन तो मनाता ही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि 40% जिसके नंबर आए उसकी मां उसका जन्मदिन नहीं मनाए, 80% वाले का मन नहीं ना। एक दिन तो रोली चंदन लगता ही है, गुलगुला बनते हैं, खिलाया जाता है, दूध में काले तिल डाल के मां दूध पिलाती है, रुपया 2 रुपया ऊपर से निछावर करती है। 13 दिसंबर मेरे लिए उतनी बड़ी तारीख है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक बात है, मना लीजिए जश्न, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ सवाल बड़े मौजू हैं। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलहदा खड़े होकर बात करें, सुमन शर्मा जी जो तस्वीर दिखाती हैं वो तस्वीर गुलाबी तस्वीर है। कांग्रेस काले रंग को चुनती है, मैं दोनों से सहमत नहीं। ना पूरा स्याह है ना कतई गुलाबी, गुलाबी भी कतई नहीं रहा। ये इसको कहीं ग्रे शेड में देखकर चलिए, गुलाबी नहीं है। और जिस दिन गुलाबी हो जाएगा ना सुमन जी, उस दिन जश्न की जरूरत नहीं। जनता के चेहरे बताते हैं कि बीमार का हाल कैसा है। लोकतंत्र में जनता का चेहरा ही थर्मामीटर है। कोई विज्ञापन नहीं, कोई जनसभा नहीं, कोई मिठाई केक बांटने का नहीं, काम नहीं। जनता ही बोलती है कि वो दुखी है, सुखी है, कैसी है। कुछ मसले हैं जिनको मैं चाहता हूं कि आज जरूर उठाऊं और 3 दिन तक उन पर हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा भी करेंगे। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं। आप सत्ता में आए, आपने एक एक्शन प्लान बनाया जिस पर काफी मंथन हुआ। इतने 1000 किलोमीटर सड़क बनेगी, इतने गांव सड़क से जोड़े जाएंगे, इतनी बिजली के खंभे लगेंगे, इतने ट्रांसफार्मर लगेंगे, इतने घरों में पानी पहुंचेगा, तमाम तरह के काम थे। आपकी जिम्मेदारी है और कांग्रेस की जिम्मेदारी, इस बात की जिम्मेदारी है कि प्रदेश को बताए कि उस एजेंडे का क्या हुआ जो सीएमओ में रात भर जाग के कंप्यूटर पर तैयार किया गया था। एक सब कमेटी बनी थी गुलाब कटारिया जी की अध्यक्षता में, वो भी मेहनत की थी।
वसुंधरा जी ने मेहनत की, उसमें आपने क्या हासिल किया, एक तो वो बताना जरूरी, और दूसरा कांग्रेस को भी कांग्रेस उस पर ही काउंटर करे और बताए कि बीजेपी जो बोल रही है वो ग्राउंड जीरो पर हुआ कि नहीं हुआ, या केवल बोला जा रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर मैं बार बार बड़ी परियोजनाओं की बात करूंगा तो मेरी मित्र सुमन शर्मा कहेंगे अमिताभ जी 1 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता। ठीक है, मैं सहमत हो जाऊंगा, लेकिन सुमन जी 1 साल इतना तो होता ही है कि स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर और थाने में थानेदार समय से तमीज से बैठे और अपना कार्य पूरी निष्ठा से करें। नहीं होता है, इतना होता है। मेरे सवाल बड़े छोटे छोटे हैं, जो जब मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो मोदी जी की बात बोल रहा हूं आज, जिससे भाजपा के मित्रों को आपत्ति ना हो। वो कहते भाई मैं छोटा आदमी हूं, छोटी बातें करता हूं, छोटे काम करता हूं। वैसे मैं पूछ रहा हूं, अगर किसी अस्पताल में ऊंट का इंजेक्शन आदमी को लग गया हो तो वहां तो डॉक्टर सस्पेंड हो जाना चाहिए ना, उसके लिए 2.5 साल क्यों इंतजार करे जनता? उसके लिए तो नहीं इंतजार करना चाहिए ना। अगर किसी सरकारी तंत्र के अधिकारियों ने मिली भगत करके कहीं ऐसा गेहूं भिजवा दिया जो जानवर नहीं खाएं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, राशन की दुकानों के लिए, वो अधिकारी सस्पेंड हो, इसके लिए 2.5 साल तो इंतजार नहीं होगा ना। स्मार्ट सिटी बने, 2.5 साल नहीं 5 साल इंतजार कर लूंगा। विद्युत परियोजना लगे, 2.5 साल इंतजार कर लूंगा। यूनिवर्सिटी खोलनी हो, 2.5 साल इंतजार कर लूंगा। ये मेरे बुनियादी छोटे सवाल हैं, मैं चाहूंगा सुमन जी उन पर जरूर रोशनी डालें। सुमन जी। जी अमिताभ जी, मैं बहुत शालीनता पूर्वक आपके बात का जवाब देना चाहूंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़े कामों की बात नहीं की जाए, छोटे कामों का असर तो दिखना चाहिए। और इसीलिए मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार पे ही शुरू होती हूँ आपके साथ, कि भ्रष्टाचार पे हम लोग ने आने के बाद एक संदेश दिया। जिस तरह अगर राजधानी की बात से शुरुआत हम करें कि राजधानी में किस तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, आज 2 वहां के उच्चस्थ अधिकारी जेल की शरण में है। ये प्रयास हमारी सरकार ने किया। आपने ऊंट के इंजेक्शन आदमी को लगने की बात की याद दिलाई, तो आपको याद दिलाना चाहूंगी कि उस अस्पताल में वहां कार्रवाई हुई। आप अपने किसी पत्रकार से वहां भिजवा के इसकी रिपोर्ट ले लीजिएगा। फिर आपने मुझे याद दिलाया कि हम लोग सुराज यात्रा में निकले, हमने अपनी पीठ नहीं थपथपाई कि हमारी मुख्यमंत्री 55 डिग्री टेम्परेचर पे भी गांव में जा रही है, लेकिन एक कोशिश की हमने कि गांव में जाके वस्तु स्थिति देखें और उसके बाद क्या हुआ ये बताएं हम आपको। तो आप भी जांच करवा लीजिएगा कि छोटे छोटे काम जो हमारे कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखते हैं, जैसे कहीं बिजली की तार नहीं थे इसलिए गांव में बिजली नहीं था, घरों में कनेक्शन नहीं था, पानी का हैंडपंप खराब था, ये सब काम हमने किए जो मित्रों को दिखते नहीं है। वो कहते क्या किया। फिर यदि हम लॉ एंड ऑर्डर पे आए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात, यदि मैं आपने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर बैठने लगे और स्कूल में टीचर बैठने लगे, ये बहुत ही अनिवार्य है और ये प्राइम ड्यूटी है किसी के सत्ता परिवर्तन के बाद। लेकिन एक बात मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आके ठहरूंगी, जो नियुक्तियों का मामला हमारे यहाँ है राजस्थान में, आपने देखा कि पूर्ववर्ती सरकार ने सारी नियुक्तियों को कोर्ट में ले गई। किस प्रकार गौरान जी महान थे, ये आप लोगों ने भी किस्सा खोला और देखा, हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, लेकिन अब धीरे धीरे सब लाइन अप हो रहा है। मैं जो प्रमुख बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कोशिश की, सबसे पहले हमारी मुख्यमंत्री ने मितव्ययता का संदेश दिया। एक मुख्यमंत्री के बेड़े में बहुत हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी होते हैं और राजस्थान में पुलिस कर्मी की बहुत कमी है। प्लीज अमिताभ जी, मैं सरकार की 2-3 बातें आपको बताना चाहती हूँ आज, क्योंकि आपके चैनल की टीआरपी बहुत हाई है। मैं नहीं बोलूंगी तो मेरे सरकार के साथ अन्याय होगा, अन्याय होगा। जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बताना कि हमने चैरिटी बिगिंस होम किया, कि हमारी मुख्यमंत्री ने प्रारंभ किया कि भाई मितव्ययता रखना है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो झाड़ू ही उठा ली। अब इस पार्टी से आप बराबरा करेंगे, मैंने कांग्रेस के लोग, उनको ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर और व्हाइट पेपर से मतलब नहीं है। आपने ग्रे सेट की बात की, मैं मानती हूँ कि राजस्थान अभी बिल्कुल गुलाबी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि ये बो के तो बबूल गए थे ना अमिताभ जी, वो तो जो बोया हुआ पेड़ है वो फल तो देगा ही 4, 5, 6 महीने 8 महीने में, तो अभी इनके बोए हुए बबूल ही हम काट रहे हैं। हमने जो बोया है वो आपको 2-2.5 साल के बाद नजर आएगा। आम में आम ही निकलेगा और नीम में नीम ही निकलेगा। बोया बबूल और काटेंगे आम नहीं होगा। तो अभी जो लॉ एंड ऑर्डर पे बालेंदु जी बोल रहे थे, मैं जो बता रही हूँ, विभक्त हो गया राजस्थान, ऐसा नहीं है। अब हमने जो क्राइम कंट्रोल किया, सुने तो सही अमिताभ जी, खोला हमने
हमने, जितने अपराध हुए उस अपराधियों को पकड़ा हमने, कोर्ट के शरण में नहीं जाना पड़ा। तो ये काम हमने किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ग्रे शेड को पिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सुमन जी, लेकिन मोहंती को आकाश ले गया और गौरान को पाताल लील गया, वो नहीं पकड़ में आया। नहीं, वो नहीं पकड़ में आए। मूंगफली बेचने वाला तो पकड़ में आ गया, लेकिन गौरान पकड़ में नहीं आया और मोहंती नहीं आया, जो राजस्थान के चेहरे को जिन्होंने व्यापक स्तर पर बदनाम किया। बालेंदु जी जी, ग्राउंड जीरो पर एक साल के भीतर कितना काम हुआ है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जहां तक सरकार के आज जश्न की बात थी, जो जश्न मनाने जा रही है सरकार का दायित्व था कि जो सरकार ने जनता से वादे किए थे, आज भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं, हम इसको गुलाबी कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हमने आज नीम बोया है, हमने आम बोया है, कल परिणाम आएंगे। जनता इस बात सुमन जी, मेरी बात सुने आप, जनता इस बात का इंतजार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? विधानसभा उपचुनाव हुआ, विधानसभा उपचुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में दी। ये एक अलार्मिंग चिन्ह था। भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 साल पूरा होने आ रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो सरकार बालेंदु जी से, उसके बाद तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पहले उनकी बात आ जाए, फिर काउंटर बाद में, पहले वो बोल लें। जी भैया बालन जी, जब से ये सत्ता में आए हैं, ये कहते हैं हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता, जयपुर जैसे शहर में, जो राजस्थान की राजधानी है, किसी घर में महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, डकैती हो जाती है, इस प्रकार की लूट होती है, उस केस को खोलने की बात करते हैं। आपकी जानकारी में मैं बता दूं सुमन जी कि उस केस को जब 15 दिन तक पुलिस नहीं खोल पाई, तो उसी पीड़ित महिला ने अपने मोबाइल को इंटरनेट के द्वारा ट्रेस किया, एक अखबार के माध्यम से पूरे राजस्थान में छपा कि वो मेरा जो मोबाइल वो लेकर गए थे, वो मोबाइल से उन्होंने आगरा में फोटोग्राफ खींची, कानपुर में फोटोग्राफ खींची, और अब उनकी लोकेशन कलकत्ता है। उसके बाद पुलिस हरकत आई। जब पीड़ित महिला स्वयं प्रयास कर सकती है, तो राजस्थान की पुलिस नहीं कर सकती इस चीज को? बालेंदु जी, आज मसला एक इंसिडेंट का मत उठाइए, मोटी मोटी बात पर चर्चा कर ले, समय बहुत कम होता है टीवी में, है ना? किस महिला ने कहा फोटो खींची, वो दैट इज नॉट ए बिग। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आप एक ऑब्जर्वर है, अपोजिशन पार्टी के लीडर है, आप बताइए साल भर में कुछ जमीन पर हलचल हुई या नहीं? साल भर में अभी तक जमीन पे कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। जो योजनाएं उनकी थी वो मैनिफेस्टो तक सीमित होकर रह गई हैं। जो कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको चरमरा दिया गया है। पेंशन योजना कांग्रेस सरकार ने चालू करी थी, हर महीने गरीब व्यक्ति को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन आज पहुंच नहीं रही है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक। अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इनके मंत्री अधिकारी खुद उप चूक जवाब देते हैं, और जब बात करते हैं तो ये कहते हैं अभी 1 साल हुआ, हम सुधारेंगे स्थितियों को। अगर ये 5 साल बाद सुधारेंगे तो 5 साल बाद जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। आज की तारीख में राजस्थान की वास्तविक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुमन जी, क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना वक्त है? ये जवाब जो है, ये चुनौती के तौर पर चैलेंज आपके सामने किया जा रहा है। जी, हम इनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता ने हमें ताकत दी है, उसी ताकत के बल पे हम लोग राजस्थान में काम करेंगे, और जनता हमसे हिसाब मांगेगी तो जवाब भी देंगे। एक बात कहना चाहूंगी, जो बालेंदु जी को बोलना चाहिए था, अमिताभ जी आपको भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये लोग सड़क पे बहुत बोलते हैं। 15 लाख नौकरी की बात वसुंधरा राजे ने की थी, क्या हुआ 15 लाख की? मैं जान के जिक्र करना चाहती हूँ, मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, उनके कई मित्र कांग्रेस के हमारे बोलते रहते हैं। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो हमारा स्वराज संकल्प में वादा था, उसको हम लोग पूरा करने के लिए जो किए हैं वो बताना मेरे लिए अनिवार्य है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारी डिग्रियां कागज हो गई थी, सारी नौकरियां कोर्ट में चली गई थी, उसको वसुंधरा जी ने लाइन अप करते हुए स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने एमओयू किए इनको पता होगा। रिजल्ट जब आने लगेगा अमिताभ जी, तो ये इन लोगों को गिनते गिनते थक जाएंगे कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दी। अभी ये कहते कि नीम बोया बबूल बोया, ये इसलिए बोलना जरूरी है, प्रकृति का नियम है कि जो आप कीजिएगा वही काटिएगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो आपको नजर आएगा मार्च के बाद। मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोगों ने तो फाउंडेशन किया है काम का, और सड़क पे काम इनको नजर नहीं आता। राजधानी की बात करूंगी, जहां ये रहते हैं, जहां मैं रहती हूँ, और मैंने अभी
प्रदेश का दौरा, कि सड़कों की हालत इतनी खराब थी। अमिताभ जी, आप कभी दिल्ली से जयपुर आओ और देखो राजधानी की सड़कों की हालत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा राज था, 1 साल हुआ आए हुए, गंदगी का आलम, जयपुर सड़ता था, बीकानेर सड़ता था, गंगानगर सड़ता था, अब जाके देखो। तो जो प्राइमरी वर्क है उसको हम लोगों ने लाइन अप किया है। और लॉ एंड ऑर्डर पे कि उसकी डकैती हो गई, जो जितनी डकैतियां हुई हैं, मैं मानती हूं कि डकैतियां अभी रुकी नहीं है, लेकिन जितनी भी हुई हैं कोर्ट के संज्ञान से हमने संज्ञान में नहीं आया है। हमारी सरकार संवेदनशील थी, उन चोरों को पकड़ा भी है, उन मामलों को खुलासा भी किया है। चाहे 2-3 डकैतियों का नाम बता दूं, इनको याद नहीं है तो सुमन जो काम करना है हम कर रहे हैं, युवाओं का काम कर रहे हैं हमने। आप सुनिए, मूक बधिर जैसे बच्चों के लिए कोई योजना नहीं थी सरकार में, हमने उनके हायर एजुकेशन के लिए पोद्दार में खोला, हमने कई कॉलेजेस खोले। उसके बाद अगर सुनना चाहें, क्योंकि आपका भी इतना समय नहीं है सरकार, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूं, लेकिन 11 महीने में जितना हमें करना चाहिए था हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल एक बिगड़ा हुआ राजस्थान मिला था। संवारने में थोड़ा समय लगेगा। सुमन जी, मूल प्रश्न ये नहीं, कांग्रेस ने भी बहस भटका दी और आप तो खैर सरकार की प्रवक्ता है, तो स्वाभाविक है सरकार की प्रवक्ता वही बात कही। लेकिन एक बात कहें, मूल प्रश्न ये था ही नहीं। मैं कभी ये अपेक्षा नहीं करता कि 1 साल में जीडीपी बढ़ जाएगी किसी राज्य की, लेकिन आप पर सबसे बड़ा आक्षेप जो इस सरकार पर मेरा है, आप तो इस शो में आती नहीं है, आप मेरा स्वर जानती हैं, सबसे बड़ा आक्षेप यह है आपकी सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 23% अपराधों में इजाफा हुआ। यह मसला केवल सरकार के इकबाल का था, जो सिपाही तक ट्रांसमिट होता है, शपथ के रजिस्टर पर दस्तखत करते समय ही यह इकबाल ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर शुरुआत में नहीं हुआ सुमन जी, तो मेरा तजुर्बा कहता है 5 साल में फिर कभी नहीं होता। या तो मुख्यमंत्री बदलते ही थाना बदल सुधर जाता है, और अगर नहीं सुधरा मित्र तो 5 साल में फिर आप 100 जतन कर लीजिए, थाना नहीं सुधरता। आप स्कूल खोल सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, हैंडपंप लगा सकते हैं, लेकिन थाना नहीं सुधरता। थाने को सुधरना होगा, वो पहले ही महीने सुधर जाएगा। अब तो 12 महीने हो गए और 23% का इजाफा अपराधों में एक बड़ा इजाफा है, जो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर काला टीका है। इसका उत्तर उसको देना होगा जनता को। मैं कहां कह रहा कि आप रामराज्य ले आए, अपराध मुक्त हो जाए राजस्थान, ऐसी आप व्यवहारिक परिकल्पना में नहीं करता, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो आंकड़े थे उनसे कुछ गिरावट आती 10-20% की, या तो बढ़ोतरी हो गई 23% की। इसका मतलब है कि इकबाल की कमी है सुमन जी, इसको स्वीकार करना होगा। सुमन जी, क्या ये साहस आप दिखा पाएंगे? जी नहीं, अमिताभ जी के बात से मैं अग्री करती हूँ कि भाई ये ग्राफ तो बढ़ा है, मैं इसको डिनाई नहीं करी क्योंकि ये आंकड़े हैं। लेकिन मैंने इसके पहले एक लाइन कहा था, इकबाल की जो बात है कि सरकार बदलते ही सरकार का इकबाल नजर आना चाहिए। हमने इसी के तहत अमिताभ जी आपको बताया कि अब कोर्ट के मामले, कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा है राजस्थान में। संख्या बढ़ी है, हमारे ऊपर ये सवाल है, हम इसका जवाब भी देंगे और समय आएगा तो आपको ये आंकड़े घटते हुए भी नजर आएंगे और हम इस डिबेट में फिर मिलेंगे तो बताएंगे, क्योंकि हमें भी, हमारे लिए भी चिंता का विषय है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि किसी भी राज्य की उन्नति के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कितनी भी स्कूलें बना दो, कितने भी बिल्डिंग्स बना दो, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है राज्य की उन्नति और तरक्की में। तो हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अमिताभ जी, हम इसको सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन सुधारने के प्रयास में पुलिस के महकमे को थपथपा नहीं रही हूं मैं। ये जरूर कह रही हूं कि अगर चोरी डकैती हुई तो खुलासा भी हमने किया, हमने सामने लाके पटका भी, ये नहीं कि चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट लो राजस्थान को, पुलिस भी मस्त है, जनता भी मस्त है, सरकार भी मस्त है, ये नहीं होने दिया है। तो इकबाल धीरे धीरे कायम करने की कोशिश की जा रही है। और ये आप कह सकते हैं कि धीरे नहीं होना चाहिए, बहुत दिखना चाहिए जल्दी, मानती हूं मैं, लेकिन नजर आएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। चुनौतियां बीजेपी के सामने, बच्चा तो हो जाने दीजिए, फिर हम जवाब देंगे आपको। चुनौतियां हैं और विपक्ष जो है आपका वो भी बड़ी तगड़ी नजर लगाए बैठा है। आप कर क्या रहे हैं? मैं संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी आपके पास आऊंगा, क्या कहें? सुमन जी, मैं वैसी सास नहीं हूं जो बहू के पालकी से उतरते ही उससे जब वो पांव छुए तो उससे पूछे कि भाई पोता कब आएगा। मैं ऐसी व्यवहारिक बात नहीं करता, लेकिन बहू कम से कम 2-4-5 दिन में कुछ चाय पानी, घर व्यवस्था, तुलसी पर दीपक जलाना, पानी जल चढ़ाना, ये तो सीख ले, घर के कायदे कानून। उतनी अपेक्षा तो सास को रखनी चाहिए ना। जनता सास है, वो घर पालकी से उतरी बहू से ये नहीं कह रही कि भाई पोता क्यों नहीं लाई साथ।
लेकिन ये तो पूछेगी कि भाई कुछ खिचड़ी दलिया चावल बनाना आता है? उतनी ही बात सरकार से थी। मुझे पीड़ा इस बात की है कि राजस्थान के चेहरे पर वो उल्लास नहीं है जो उल्लास होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? ये 140 की, 50 की, 140 की, 130 की, 120 की सरकार होती तो भी आपके पास एक्सक्यूज होता कि भाई आपने कंजूसी की, अब मैं क्या करूं। 163 की सरकार, लोकसभा में सब आपको दे दिया, निकाय में आपको आपने जितना मांगा उससे ज्यादा दे दिया। और क्या दे ये राजस्थान? फिर ये राजस्थान, मैंने ये नहीं कभी आपसे, आपने देखा होगा, मैंने कभी पानी की बर्बादी पर तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सुखाड़िया जी से लेके भैरू सिंह जी तक, अशोक जी तक जो काम नहीं कर पाए वो एक साल में वसुंधरा राजे कर दे, ऐसी अपेक्षा नहीं रखता मैं। लेकिन हां, अगर कहीं पानी का पाइप फटा है वो तो ठीक कर सकती है आपकी सरकार। मैंने कहा था आप नई नदी राजस्थान में क्रिएट कर दो, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जिसमें मेरा सबसे बड़ा पीड़ा का प्रश्न है वो है कि राजस्थान का आवाम सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। सारी चीजें बेकार बेरौनक हो जाती हैं सुमन जी, जिस घर का बच्चा अपहृत हो जाए, जिस घर की बिटिया किसी भयानक दुष्कर्म या किसी भयानक दुस्वप्न से गुजर जाए, उसके लिए किसी ढंग का विकास कोई मान्य नहीं रखता। प्राथमिकता में सबसे पहले वो काम होना चाहिए था। स्किल डेवलपमेंट का काम भी इंतजार कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये काम होना चाहिए था जो मैं देसी भाषा में कहता हूं, थाने में थानेदार, स्कूल में मास्टर और अस्पताल में डॉक्टर को दिखना चाहिए था। ये तीन काम तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होने चाहिए थे। और मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं, मैं सरकार को इसके लिए अंक नहीं दूंगा। हम एक अंक देने वाला कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उसमें अंक भी देंगे हर विभाग को, लेकिन मैं इसके भी पक्ष में नहीं कि मुख्यमंत्री जाए तो हैंडपंप लगे, मुख्यमंत्री को जाना पड़े तो राशन कार्ड बने। नहीं, राजस्थान में आपको याद होगा, शायद भास्कर ने या किसी ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी की थी कि इतना बड़ा खर्चा साल में अधिकारियों पर किस लिए, अगर राशन कार्ड भी मुख्यमंत्री को बनवाना है जाके। यह अच्छा प्रशासन नहीं, इसीलिए प्रशासन इकबाल से चलता है। यह बात क्यों आई? आप जयपुर में बैठते और झुंझुनू में एसडीओ काम कर रहा होता, खाद्य आपूर्ति अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा होता। आपने कभी देखा कि राजा खुद जाए तभी अनाज बटे? ये बेसिक चीजें थी। जनता ने आपको कोई एक्सक्यूज देने का अवसर नहीं, कोई स्कोप नहीं छोड़ा है सुमन जी, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत मन्नतों से जब तक पूजा के बाद दंपत्ति 5 साल 10 साल पति पत्नी नंगे पांव चलते हैं, मंदिरों जाते हैं, तब जो बच्चा पैदा होता है ना, ये वैसी सरकार है जो मन्नतों से आई है। इस सरकार में गरीब को एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ भला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उसके श्राप को लंबे समय तक भोगेगी। उसको वो अनाज भेजा जाए जो जानवर नहीं खाए, मुझे पीड़ा होती है। किसान को डंडा पड़े, लाठी पड़े, इसलिए कि वो खाद मांगे, पुलिस बांटे खाद। ये विषय सुधारने चाहिए थे। मैंने कभी इतने 7 वर्ष, 1 वर्ष से या तो आप सरकार में है, आ रही है मेरे साथ शो में, मैंने कभी पूछा मेट्रो कब चालू होगी? नहीं पूछा ना। अरे हो जाएगी, 10 दिन बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये चिंता करता हूं, प्रभुलाल सैनी से पूछता हूं कि खाद का संकट क्यों है? 6 वर्ष की बिटिया मार दी जाए दुष्कर्म करके और उसके बाद उसका ट्रांसफार्मर में सिर डाल के जला दी जाए, ये इस बात तो मुझको विक्षिप्त करती है। ये इकबाल होना चाहिए। आपको याद होगा चुनाव के समय भी आप आते थे, मैंने अशोक जी से यही कहा था कि फिर किसी मंत्री को कोई भंवरी पसंद आ गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, फिर भी जनता ने उसको वनवास भेज दिया। 1 साल में सारा रिपोर्ट कार्ड में भूलने को तैयार था। अगर आप ये रिपोर्ट कार्ड लेके आते
कि अमिताभ जी ये देखिए उस वक्त अपराध का आंकड़ा ये था और अब हम इसमें 20% की कटौती करके आए हैं 1 साल में। पहले ये मोर्चा फतेह किया, बाकी मोर्चे 4 साल में फतेह कर लेंगे। बात अच्छी लगती। आप खुद सोचिए, आपका बेटा आपकी बेटी बाहर जाए और उसके सुरक्षित लौटने की गारंटी नहीं हो तो आपका मन किसी चीज में लगेगा क्या? नहीं ना। दुनिया भर का सारा वैभव बेकार हो जाता है। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर होती है, क्योंकि प्राण और प्राण का संकट सबसे बड़ा मुद्दा बनता है सरकारों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जश्न मनाए, कोई ऐतराज नहीं। मैंने कहा जन्मदिन तो सबका मनता है, परफॉर्मर हो बेटा तो भी मनता है और फिसड्डी हो तो भी मनता है, कोई दिक्कत नहीं, मनना भी चाहिए। मेरी भी शुभकामनाएं सरकार को, लेकिन बुनियादी सवालों पर समझौता नहीं हो सकता। भूख और भय ये तो मिटने ही चाहिए और इनके लिए मैं अंत में यही कहूंगा, 1 साल कम नहीं था, 1 साल पर्याप्त समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ बेहतर की। फिलहाल इस डिबेट में हम यहीं पर इस रोकना चाहेंगे इस डिबेट को, क्योंकि बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। मसला ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया बालेंदु जी आपका, सुमन जी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार डिबेट में शामिल रहने के लिए। फिर होगी मुलाकात एक बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।